जीत बुआ न्योगी जी, आप इस देश के एक प्रसिद्ध मजदूर नेता शंकर बुआ न्योगी जी के पुत्र हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके पिता ने इस दुनिया को अलविदा कहा और दुश्मनों की साजिश का वो शिकार हुए, तब आप बहुत छोटे थे। तब आपका वो आपकी स्मृति में कुछ है वो वाकया जो आपको बहुत परेशान करता हो? क्या था वो? उस टाइम हम लोग बहुत छोटे थे। पूरा मतलब झोपड़पट्टी वाला जो सिचुएशन था गरीबी का, उसमें हम लोग जीते थे। और जैसे महीने दिन में 15 दिन बाद हमारे पिताजी भिलाई आंदोलन से आते थे राजहरा में, तो हम लोग खुद भी वो इंजॉय के लिए मतलब परिवार के साथ रहना है करके एक दिन देते थे। उसमें हम लोग बहुत मज़ा करते थे। और उस टाइम हम लोग को ऐसा नहीं लगता था कि हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं, कैसा है करके, लेकिन इतना मालूम था कि बहुत व्यस्त है करके। तो उसमें हमारे माँ एक्सेप्ट करती थी, मतलब स्वीकार करती थी कि बहुत ही व्यस्त हैं करके। और उसको हम लोग बच्चे के हिसाब से भी हम लोग स्वीकार करते थे कि हमारे पिताजी बहुत व्यस्त है करके। नहीं, वो तो हुआ, लेकिन हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब उनकी हत्या हो गई, हाँ हाँ, उसके बाद की जो परिस्थिति बनी वो कैसी थी, क्या थी? जब हमारे पिताजी का हत्या हुआ तो हम लोग बहुत छोटे थे। एहसास नहीं होता था कि हमारा पिताजी का हत्या हो गया करके। एक खालीपन तो लगता था कि पिताजी है नहीं है करके। लेकिन उस टाइम जिस तरीक़े से माहौल बना पूरा देश में, छत्तीसगढ़ में, हाँ, तो उस टाइम ऐसे माहौल जैसे हम लोग दुख में अकेला नहीं थे। हमारे साथ पूरा 10,000 मज़दूर लोग दुखी में थे। फागूराम जी यादव जो जन कवि थे, उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया था। बहुत लोग जो जिनको जैसे बोला जाए कि उस टाइम ब्लड देने में बहुत लोग डरते थे। हमारे पिताजी ने पहल किया कि मैं ब्लड देता हूं करके। तो उन लोग आग बोले कि बाबू का खून हमारे रग में दौड़ रहा है, तो हम आपके साथ हैं करके। और उसके बाद एक जो सिंपैथी बना, 10,000 मज़दूर में कम से कम 2-3 हज़ार तो नौकरी छोड़ दिए। तो वो एक लगता था कि हम लोग अकेला नहीं हैं उस दुख में, हमारे साथ कई लोग हैं ऐसे करके। अच्छा, कहा यह जाता है कि कुछ दिनों तक संघर्ष के साथ ही साथ रहे, फिर काफ़ी दुर्दिन दिनों का सामना आपको करना पड़ा, परिवार को करना पड़ा, और कोई ऐसी आर्थिक मदद भी उस समय नहीं मिल पाई। क्या सच है? हाँ, ये बात तो सही है कि जो संगठन के अगुवा लोग थे, उन लोग न्योगी जी को विचारधारा को आगे बढ़ाने के बजाय अपना खुद का नया विचारधारा संगठन में घुसाना चाहा, अपना खुद का चलना चाहिए ऐसा करके। तो उस दौर में हम लोग भी एक परिवार के नाते हम लोग भी बोले कि ये जो न्योगी जी के विचार से आप लोग भटकते जा रहे हैं ऐसे करके। तो संगठन के मुखिया लोग मज़दूरों के पास, 10,000 मज़दूरों के पास जाके हमारे खिलाफ़ में बहुत सारे बात किए कि इन लोग अपने न्योगी जी परिवार के बारे में नहीं सोचे, लेकिन इन लोग अपने लिए सोच रहे हैं ऐसे वैसे करके। तो बहुत दिन तक इन लोग हमारा जो राशन पानी है वो बंद कर दिए, 6 महीना 1 साल। तो जिनको लगा कि नहीं मदद करना चाहिए, मज़दूर है, दुकान वाले है, कुछ लोग उधारी देना चालू किए। जिस दिन आप लोगों के पास पैसा होगा उस दिन आप हमको पेड कर देना। या मज़दूर लोग बोले कि नहीं, हमारा नमक लगा है, हम जाके देंगे करके। तो एक तरीक़ा से जो छत्तीसगढ़ में जो है सामाजिक बहिष्कार टाइप के, वो हमारे मोहल्ले में हम लोग के साथ मज़दूर लोग, हम लोग, हमारे पिताजी हम लोग को कहाँ रखा, मज़दूर बस्ती में। तो मज़दूर लोग हमसे बात नहीं करते थे, और जिन जिन लोग बात करते थे उनको पनिशमेंट देते थे इन लोग संगठन वाले। और ऐसा बहुत सारा वो किया, लेकिन हमारी माँ हैं वो कभी इस मामले में समझौता नहीं की, झुकी भी नहीं कि यहाँ बहुत सारे गरीब लोग हैं, बर्तन मांज के दुकान में नौकर वाला काम करके जब निकाल सकते तो हम लोग भी करेंगे करके। ऐसे करते करते लगा कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है करके। तो जो मज़दूर के लड़के लोग मेरे साथ घूमते थे, जिनके पास मैं बात कर सकता हूँ कि हमको इसका विरोध करना चाहिए, मशीनीकरण में इन लोग
समझौता कर लिए। नियोगी जी ने बोला था कि अर्ध मशीनीकरण होने चाहिए और बाकी खदान में मजदूर काम करना चाहिए, मैनेजमेंट का प्रोडक्शन भी रहेगा और मजदूरों का भला भी होगा। इन लोगों पता नहीं क्या हुआ, पूरा ट्रेड यूनियन मिल के दल्ली राज रखे, वो जो नियोगी जी का वो था कि अर्ध मशीनीकरण का जो समझौता था पुराना, उसको रिजेक्ट करके पूर्ण मशीनीकरण में वो कर लिए, समझौता कर लिए। तो उस टाइम इसका हम लोग विरोध किए, तो कोई हमारे साथ आना नहीं चाहते थे। तो उस टाइम हमारे साथ कौन आया, जो मज़दूर का बेल्ट नहीं है, मज़दूर के बाहर के लोग हैं, कोई नाई का दुकान वाला है या कोई मोची है और कुछ इस तरीक़े से लोग जो फ्रीडम है, जो उनके कंट्रोल में नहीं है, जैसे मैनेजमेंट या फिर कोई ठेकेदार है, यदि उनको बोल दिए कि इनको काम से बाहर करना है, सस्पेंड करना है यूनियन के लीडर, तो ठेकेदार उन्हीं की बात सुनेगा, मैनेजमेंट उन्हीं की बात सुनेगा। ऐसे अलग से लोगों का ग्रुप बना के फिर हम लोग इसका विरोध किए। फिर आपके साथ मजदूर के लड़के जुड़े, फिर धीरे धीरे डर ख़त्म हुआ, उनको भी समझ आया कि वाकई में यहाँ मशीनीकरण होने से क्या नुकसान है। फिर उनका बहुत सारा ट्रेड यूनियन का गलत नीति आया, उनमें हम लड़ाई किए और लड़ाई करते करते महसूस हुआ कि मैनेजमेंट भी उनके साथ है। जो जायज़ मांग है वो उनके ख़िलाफ़ में कभी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनको सपोर्ट, जो दलाल ट्रेड यूनियन हम लोग जो बोलते हैं, उनका सपोर्ट रहेगा तो कभी वो मज़दूरों का बात या हक अधिकार की मांग की बात को कभी नहीं सुनेगा। मैं एक सवाल पूछ रहा था आपसे कि आप जानते थे कि आपके पिताजी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको जन मुक्ति मोर्चा बनाना पड़ा? उसका एक बड़ा कारण ये है कि जो हम लोग सुनते थे, देखते आए हैं कि एक गुट वाला जो चलता है कि ये धर्म बट गए। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा हमारे सामने 3 धर्म बटा हुआ था। कौन कौन से धड़े थे? एक मजदूर कार्यकर्ता समिति करके, और यहाँ एक प्रगतिशील मजदूर यूनियन करके, और ये छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मैं असली हूँ करके राजनांदगांव जिला बीएमसी मिलकर भीमराव बांगड़े। तो ऐसे 3-4 गुट में पहले ही ऑलरेडी टूट गया था। तो हम लोग ये हमारे ऊपर ब्लेम मत आए, और चूँकि हम लोग इन मज़दूरों से हमको काम नहीं करना है, हमको तो जीरो से चालू करना है। जो शिक्षित है, बेरोजगार है, युवा है, किसान है, मज़दूर है, हमने जीरो से चालू किए। हमारे पास ऐसा कोई नहीं है कि हमने किसी को तोड़ के लाए हैं करके। अभी आपके संगठन में कितने लोग जुड़े होंगे? हमारे साथ ज़्यादातर हमारे साथ युवक हैं, 10,000 के करीब युवा होंगे, उनके साथ उनके फैमिली वाले हैं। ऐसे करके एक वो है हमारे बीच में, ये है कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, ये जो मुद्दा है हमको उठाना है, चाहे वो कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, और उसी में कर रहे हैं हम लोग। रिजल्ट आता है नहीं आता है बात की बात है, लेकिन जो तीसरा पक्ष हमारी तरफ से जाना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, जब आपके पिताजी काम कर रहे थे तब तो आपने भी सुना होगा, तो आप एक युवा हैं, कि आपके पिताजी को कुछ लोग आतंकवादी बोलते थे, कुछ लोग जो ट्रेड यूनियन के लोग थे वो संशोधनवादी भी बोलते थे, कुछ लोगों को उनके भीतर नक्सलवादी दिखाई देता था। ऐसे कुछ प्रचार या दुष्प्रचार जो भी है वो आपके और आपके संगठन को लेकर के भी है कि आपका कुछ नक्सलियों से संबंध है या फिर आप कुछ उस विचारधारा से प्रभावित हैं। क्या सच्चाई है? जो आपके पिता के साथ लगे हुए आरोप थे मिलते जुलते वही हैं या कुछ अलग है? एक चीज़ आज ही जो देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, मोदी युग में जो माहौल चल रहा है, आप जो प्रतिरोध है या फिर आपका सहमति नहीं है, उसके विरोध में तो क्या क्या बोल रहे हैं आप सब जानते हैं। पाकिस्तानी बोल दे रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं, अफ़गानिस्तानी बोल दे रहे हैं अभी वर्तमान में। तो ये तो नियोगी जी के साथ हुआ कि नक्सली का जो आरोप लगाया, कि उस टाइम विश्वरंजन जी थे, वो बोले कि छत्तीसगढ़ का कोई पहला नक्सली होगा तो शंकर गुहा नियोगी होगा करके। तो ये आरोप तो है, हमारे साथ भी यही आरोप है। हमने इस बात का विरोध किए, यदि किसान मजदूरों का जायज़ मांग को, आदिवासियों को मुद्दा हम उठाएंगे और उसमें नक्सली विचारधारा मिलता जुलता होगा, इसके मतलब हम नक्सली नहीं हैं। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, यहाँ इस क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि जो पूंजीपति, व्यापारी, राजनेता 20 सालों से रावघाट लाइन का
पक्ष रखते हुए आ रहे हैं कि खुलना चाहिए, रेल लाइन बनना चाहिए करके। नक्सली उस बात का विरोध कर रहे थे, उसी बात को हम लोग भी विरोध किए कि ये रेल लाइन से कोई भला होने वाला नहीं है, राव घाट खुलने से कोई भला होने वाला नहीं है। उसका हम उदाहरण बताए, दल्ली राजरा से मरोदा से भिलाई स्टील प्लांट, यहाँ से माल ले जाते हैं भिलाई में, लेकिन आज 20 साल 30 साल अभी जो भी हो गया होगा, 40 साल भी हो गया होगा रेल पटरी। अभी हम देखते हैं पौवारा है, सिकोसा है, वहाँ का जो स्टेशन है, स्टेशन बोलने से एक गुमटी है, उससे बड़ा चाय दुकान और आपका पान ठेला होता है, उतना बड़ा स्टेशन है, उसका विकास नहीं हुआ तो आजू बाजू गांव कैसे होगा। आपने इसी भावना के साथ मरोदा से भिलाई स्टील प्लांट से आपने यहाँ तक का रेल पटरी बिछाए हैं कि रेल पटरी बिछने से विकास होगा। ये तो हमको देखने को नहीं मिला, सिकोसा में नहीं मिला, पौवारा में नहीं मिला, न मरोदा में मिला। रोज़गार तो दूर की बात है, आप स्टेशन को अच्छा नहीं बना पाए, आप उस शहर को या फिर उस गांव को कैसे विकास में जोड़ेंगे। अब दूसरे पार्ट इधर आप बोलते हैं कि दल्ली राजा से राव घाट रेल लाइन खुलेगा, राव घाट खदान खुलेगा। अब एक तरफ देखते हैं हम लोग बचेली का जो खदान है, आपने उधर के रेल पटरी को आप कंडम करके एसआर का वो पानी प्रोजेक्ट चालू कर दिए, इधर से प्रेशर मारेंगे, विशाखापट्टनम में वो माल जाग गिरेगा। इसके मतलब तो ये है कि उधर रेल से विकास नहीं होगा। एक तरफ बोलते हैं कि रेल लाइन से विकास होगा, दूसरी तरफ आप रेल को कंडम कर रहे हैं। उसी तरीके से राव घाट, दल्ली राजरा में 15,000 मजदूर काम करते थे, ठेका श्रमिक। आप उसका जो बीएसपी का प्रोजेक्ट देखेंगे, मास्टर प्लान देखेंगे, उन लोग बोलते हैं मात्र 900 लोग चाहिए राव घाट माइंस को ऑपरेट करने के लिए। उसमें से 600 एचकेटीयू लोग, अधिकारी लोग, और 300 लोग मात्र वो झाड़ू पोछा अटेंडेंट वाला काम के लिए। ये कैसे? हमारा माइंस छोटा है दल्ली राजरा, 15,000 मजदूर काम करते थे, इससे 4 गुना अधिक अच्छा क्वालिटी वाला खदान राव घाट है। आप उसको बोलते हो कि मात्र 600 लोग ऑपरेट करेंगे, पर्यावरण का बहाना बनाते हो। पर्यावरण क्लियरेंस इसलिए मिला है कि हम हेवी मशीन लगाएंगे जिससे प्रदूषण कम हो। प्रदूषण कम तो मैनुअल में ज़्यादा होगा, मशीन तो कहीं न कहीं आपका वो प्रदूषण फैलाएगा ही, आप उसको मैनुअली करते। जब यहाँ 15,000 लग सकता है तो वहाँ 40,000 मजदूर काम कर सकते हैं। इसके मतलब तो ये नहीं लगता कि ये राव घाट रेल लाइन इससे आपका विकास होगा। विकास जब होगा आप वहाँ से यहाँ तक परिवहन में लाते रेल लाइन के बजाय। रेल लाइन के जब मुद्दा है, बीएसपी बोलता है कि हमारे पास इतना मजदूर ज़्यादा है, हमको नया भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है राव घाट खदान को चालू करने के लिए। रेलवे बोलता है हमको नया भर्ती की ज़रूरत नहीं है, हम ऑपरेट कर लेंगे। तो फिर किसका विकास है? विकास किसका है भाई? आप उनका ज़मीन ले रहे हो, जंगल काट रहे हो, और उसके बाद बोलते हो कि अभी भी के जो जिनका ज़मीन अधिग्रहण हुआ है 50% लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिला है एन प्रकरण बना के। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ और कि आपके पिता की हत्या के बाद एक लंबी न्यायालय की लड़ाई चली और उस न्यायालय की लड़ाई में अंततः जो है जिस पलटन बल्ला को फांसी हुई थी उसकी सज़ा उम्र कैद में बदली और जिन जिन सब के नाम आए थे वे बरी कर दिए गए। क्या आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? संतुष्ट बिल्कुल नहीं है हम लोग, बल्कि ये न्याय प्रक्रिया है उसी में हमारा प्रश्न चिन्ह है। यदि पलटन मल्ला और बाकी उद्योगपति हाई कोर्ट जबलपुर में अपील नहीं करते तो कोर्ट के हिसाब से तो निर्दोष आदमी की फांसी हो जाता है। टी.के. झा न्यायाधीश थे यहाँ सेशन कोर्ट में, उनको फांसी की सज़ा दिया, बाकी लोगों को उम्र कैद कर। हाई कोर्ट में जाकर वो बरी हो जाते हैं। तो यदि वो पैसे वाला है करके वो अपील किए
बाकी लोग तो अपील नहीं कर सकते। बस्तर में अभी कई लोग सड़ रहे हैं जिनको कोर्ट मालूम नहीं है, वकील क्या है मालूम नहीं है, सिर्फ उनको पैसा गिनना है उनके परिवार वालों को। वकील बोलेंगे हाँ बोलना है तो हाँ बोलेंगे, ना बोलना है तो ना बोलेंगे। तो ये जो तरीका है न्याय करने के, ये बहुत ही गलत है। आप चाहे इसमें न्याय प्रक्रिया का गलती मानो, चाहे जो जांच करते हैं जांच एजेंसी, चाहे सीबीआई हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, इनका गलती है। इनके चक्कर में ज़्यादातर हम लोग जो देखते हैं न्याय क्या बोलते हैं कि 100 निर्दोष छूट जाए एक अपराधी के लिए, वो चल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो ये हो रहा है कि ज़्यादातर निर्दोष लोग को सज़ा हो जा रहा है, अपराधी लोग बच जा रहे हैं। ये जो न्याय प्रक्रिया है यही गलत है। अच्छा जीत गुहा न्योगी जी, एक बात बताएं कि एक न्याय प्रक्रिया पे तो सवालिया निशान लग ही रहा है, और भी जो 4 स्तंभ है अब तो खुल के लग रहा है, तो खुल के लग रहा है, उन सब पे भी सवालिया निशान है। मेरा एक सवाल यह है कि एक बात चली थी कभी कि यदि इस अदालत ने सज़ा नहीं दी तो हमारी अदालत सज़ा देगी, उन कातिलों को सज़ा नहीं मिल पाई तो वो सज़ा कैसी होती, क्या होता? सज़ा वही है, लास्ट एक जन अदालत वाला, आज की अदालत हमारी होगी करके, जिस दिन हमारी होगी उस दिन सज़ा देंगे करके, इसमें नो डाउट कि और कोई तरीका होगा करके। और लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि जिस तरीक़ा से पैसे का दुरुपयोग, जिस तरीके से प्रभाव हो रहा है राजनीति का, कम से कम ये ख़त्म होना चाहिए, तभी वो न्याय प्रक्रिया अच्छा होगा। अच्छा चलिए, अब मैं थोड़ा सा फिर परिवार की तरफ लौटता हूँ कि फिर न्योगी जी के जाने के बाद आपने बताया कि संगठन के लोगों ने राशन पानी भी बंद कर दिया, मदद भी बंद कर दी, मजदूर लोगों को ये कह दिया कि आपसे बात ना करें, और वो पूरा दुर्दिन आपने देखा। फिर स्थिति कैसे संभली? माँ क्या करती थी उस वक्त? माँ कहीं काम करने जा रही थी या बहनें क्या कर रही थी उस टाइम? जिस तरीक़ा से इन लोग वो किए, कुछ प्रेस वाले आए, उन लोग हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमको परेशानी है करके। कुछ लोग दुर्ग भिलाई के लोग उस टाइम जिला था, मदद के लिए आए। तो उसी टाइम एक कलेक्टर था सेवाराम करके, और एक एडीएम था अवस्थी करके, उन्होंने हमको बहुत ही सपोर्ट दिए, मतलब मदद किए। और वो लेटर बना के दिग्विजय सिंह जब भोपाल में मुख्यमंत्री थे उनके पास दिए। तो वहाँ से हमारे उन लोग बोले कि इनके परिवार को एक जन को नौकरी देना बहुत ज़रूरी है करके। तो उनके थ्रू हमारे जो बड़ी दीदी है उनको सहायक शिक्षक का नौकरी मिला। उसके बाद हम लोग मतलब घर का टेंशन थोड़ा ख़त्म हुआ। तो फिर इनका जो हमारे नाम से इन लोग बहुत दुरुपयोग करते थे। जो परिवार को सिंपैथी मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, नाम मिलना चाहिए, इन लोग पूरा लुटाते थे। कहीं बॉम्बे, दिल्ली, कहीं भी चले जाए तो उन संगठन के हैं, न्योगी जी का संगठन के हैं करके। तो इन लोग बहुत कोशिश किए। अब धीरे धीरे बाहर के लोग आते गए, देखते गए, बातचीत करते गए, तो इनका जो हश्र होना चाहिए वो हो ही गए। अच्छा देखिए, सामान्य तौर पे ट्रेड यूनियन तो संघर्षों से चलता है, और जो भी मजदूर यूनियन है उसमें संघर्ष की अपनी एक बड़ी भूमिका होती है। मेरा सवाल ये है कि ये सवाल भी उठ रहा है बार बार कि ज़्यादातर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए लोगों ने, या जो भी इस तरह के न्योगी जी के नाम पे जो लोग भी चला रहे हैं, वो केवल शहादत दिवस और 1 जुलाई तक सिमट के रह गए हैं। बाकी जो न्योगी जी जैसे सामाजिक काम करते थे कि शराबबंदी के लिए उन्होंने चलाया, स्कूल शिक्षा के लिए चलाया, और भी दूसरे जो विसंगतियों के खिलाफ उनके पूरे जो सामाजिक दूसरे काम होते थे, वो बंद क्यों पड़ गए सबके? आप खाली सामाजिक काम करेंगे तो एक तरीक़ा से एनजीओ कहलाएंगे। न्योगी जी के जो विचारधारा है वो बोले हैं कि संघर्ष और निर्माण एक इंसान का 2 पहिया है। एक पैर में संघर्ष चलेगा, दूसरे पैर में निर्माण। एक तरफ आप लड़ाई करेंगे, दूसरी तरफ आप ज़रूरत के हिसाब से वो निर्माण करते जाएंगे। यदि इसमें छोड़ देते हैं आप न्योगी जी के सिद्धांत को, खाली संघर्ष करना है, तो भी उनका संघर्ष निर्माण का परिकल्पना पूरा नहीं होता। आप खाली निर्माण करते हैं
तो खाली एनजीओ हो जाएंगे। और जिनके पास जनबल नहीं है, नया पैदावाइश नहीं है, तो ये संघर्ष नहीं कर पाएगा। जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा हो, भिलाई में कई सारे संगठन हैं, जो एक बांगड़े जी है, उनका एक ही चीज़ लड़ाई है, कोर्ट का लड़ाई, खाली कानूनी लड़ाई। जबकि नियोगी जी बोलते थे कि वो हमको बहुत ज़्यादा कानूनी लड़ाई में हमको घुसना नहीं, मैदानी लड़ाई में रहना है। कलादास और बाकी लोग जो भिलाई, रायपुर, उल्ला के ग्रुप हैं, वो लोग एनजीओ स्टाइल में कार्यक्रम हड़ताल करना चालू किए हैं। दिल्ली में जैसे बोलते हैं मोमबत्ती स्टाइल, फॉर्मेलिटी करो और जिसमें कोई केस मत हो, कोई फाइट मत हो सरकार के साथ, ऐसा आंदोलन करने से तो कोई मतलब का नहीं है। यहाँ के लोग, इनके पास जनकलाल ठाकुर है या यहाँ लोकल नेतृत्व है, इनके पास इस चीज़ का लड़ेंगे भी तो किससे लड़ेंगे, अकेला तो लड़ नहीं पाएंगे। जन समूह है नहीं, नए लोग तैयार नहीं किए। अभी भी इनका लड़ाई 80% जो लड़ाई है, जो बचे खुचे 1500-500 मजदूर हैं उन्हीं के प्रति है, नया के लिए कोई लड़ाई नहीं है। ये मज़दूरों का बात हो गया, किसानों का भी नहीं है, न आपका बेरोजगारों के लिए नहीं है ऐसा लड़ाई। हमारे पास है, तो हमारे पास इतना, मतलब अपने 17 साल में मान के चलो 14 साल हमने पेशी जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। एक प्रूफ होता है कि आपके पास जब तक केस नहीं लगेगा, आपके लोग अंदर नहीं होंगे, तो आप फिर ईमानदारी से लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। यदि कोई भी जन संगठन होगा, ईमानदार जन संगठन, उनके पास ये 2 चीज़ तो रहना ही चाहिए, एक केस और एक गिरफ्तारी। नहीं है जिसके पास, तो फिर वो एनजीओ स्टाइल है, मोमबत्ती स्टाइल है। आप आधा घंटा के लिए समय निकाल के आइए, मोमबत्ती जलाइए, इनकलाब जिंदाबाद कीजिए, घर भागिए। तो मतलब आप ये मानते हैं कि ये जितने जो लोग हैं मोमबत्ती जला करके जी रहे हैं, मानते हैं? बिल्कुल। अच्छा चलिए, एक सवाल और पूछ रहा हूँ, हालांकि बहुत बातचीत करने का मन है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपसे कुछ इस तरह से पूरा सवाल उठ रहा है। तो अब आपके परिवार की जब आर्थिक स्थिति कांग्रेस शासनकाल में रहते हुए दिग्विजय सिंह जी की वजह से ठीक हुई जी, तो यह आरोप भी लगा कि आपके परिवार ने बहुत बड़ा मकान बना लिया और आप लोग आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए और पैसे वाले हो गए। अब आप लोगों को संगठन और इस सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जवाब आप लोगों ने कैसे दिया या कैसे देते हैं? 24 घंटे में मेरा 18 घंटा यहीं बीतता होगा, इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं है। जो आरोप लगाते हैं उसका कोई तोड़ नहीं। वो समय के साथ नियोगी जी जिस दिन हत्या हुआ, उसके सेकंड दिन उसके खिलाफ में एक अखबार में छपा था कि ये तो कलकत्ता में बिल्डिंग बनाए हैं, सब किए हैं करके। मतलब हत्या के सेकंड दिन बाद, मतलब जिस दिन हत्या हुआ उस दिन वो जो भी पत्रकार होगा या कोई आरोप लगा है वो लिखा था। हत्या के दिन उसके बाकी पेपर में आया कि हत्या हो गया करके, तो उसके पेपर में आया था कि वो तो बिल्डिंग मकान सब बना के सेटल होने के चक्कर में है करके। आज ये घटना 31 साल हो गए, हम लोग तो यहीं। नहीं, मैं तो खैर खुद इसको मानता हूँ कि भाई संघर्ष और निर्माण की प्रक्रिया, तो कोई आदमी यदि अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए लड़ता है तो ठीक है, कोई बुराई तो है नहीं। तो इस आरोपों का जवाब आप लोग सिर्फ इसी, हमारे पिताजी ने इस बात के लिए बहुत वो किया था कि उसके टाइम में तो और ज़्यादा लगता था ये सब आरोप कि ये पैसा लिया होगा, खाया है। यहाँ तक एक बहुत ही बुरा घटना बता रहा हूँ आपको कि यहाँ कुछ मजदूर लोग ही भिलाई में जब आंदोलन चल रहा था तो वो वहाँ बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ता था। वहाँ ही लोग कुछ लोग जासूस भेज दिए थे कि ये पैसा जाता कहाँ है करके, अपने लोग ही। तो नियोगी जी पकड़ लिए कि आप लोग कैसे इतना दिन रुके, कुछ ना कुछ बात है करके। तो ऐसे धीरे धीरे पता चला कि इनको कुछ लोग भेजे थे कि वो संगठन में वहाँ पैसा जा रहा है करके। तो ऐसे आरोप भी होता है, अपने लोग भी लगा देते हैं। हमारे पिताजी हम लोग को समझाता था, कोई पूछे या बोले कि पैसा खाए हैं, या हम लोग के ऊपर आता था, सुनते थे इधर से कि वो पैसा लिया होगा, ये है उनके पास तो पैसा कमी नहीं है। सबको बोलना कि हमारे जो घर है उसके जो बरामदा है
वहीं सब पैसा दबा के रखना है, आँख खोद के देखो करके। तो इससे बड़ा जवाब हमारे पास भी नहीं है। अब जिसको लगता है डाउट, आके हमारे दीवार घर सब कुछ खोद के देख लो। बैंक बैलेंस का तो आजकल पता चल जाता है, लेकिन ज़मीन के अंदर में छुपा कर रखूँगा तो आप भी नहीं जान पाओगे, इसलिए आँख खोदाई चालू करो। अच्छा, एक बात बताइए कि अब आपके संघर्षों में, आपकी रैली में, धरना प्रदर्शन में क्या माता जी जाती हैं? बिल्कुल जाती है। अभी भी जाती हैं? हाँ जाती है। क्या अभी तो ये परिस्थिति ऐसा है कि इनके पास तो कोई उम्मीद के लायक नहीं है कि उन लोग कार्यक्रम करे, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। अब उनसे हम लोग छोटे हैं तो उनको सबको बुलाते हैं हम लोग। जनक लाल भी आते हैं, जाना डॉक्टर भी आते हैं, भीमराव वांगड़े आते हैं, कलादास जी आते हैं, या अपने नायर जी आते हैं। तो मतलब हमको संघर्ष से मतलब है, अपनी आपसी लड़ाई से मतलब नहीं है। अब जिनका अनुभव है उनका मार्गदर्शन चाहिए। हमारे में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कि आप इधर मीटिंग में हम लोग 1-1, 2-2 घंटा, 4 घंटा बिता देंगे, लेकिन मंच में मेरे से लेकर बहुत लोग भाषण ही नहीं देते। फॉर्मेलिटी के लिए एक जो हमारा सचिव है, कोई भी है, वही भाषण देगा। कोई जो गैदरिंग वाला प्रोग्राम है, मास वाला, भीड़ वाला प्रोग्राम है, वहाँ 1 आध ही लोग देंगे। मैं भी नहीं देता इसमें, उन्हीं दिलाते हैं जो भाषण अच्छा देते हैं। भाषण अच्छा नहीं, जो अनुभवशील है। नहीं, लंबे समय से भाषण नहीं दे रहे लोग, ऐसे भी लोग हैं। अच्छा। लेकिन अनुभवशील है करके उनको हम मौका देते हैं। चलिए, अब एक अंतिम बात पूछता हूँ और उसके बाद हम बात को समाप्त करेंगे कि पिता ने काफ़ी संघर्ष किया, कई हत्याकांड हुए, भिलाई का हत्याकांड हुआ, उसके बाद राजरा के लाल खदान वाला हत्याकांड हुआ, बीएनसी मिल का भी हत्याकांड हुआ। तो आपका संगठन अभी सर्वोच्च शिखर पर है और बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं। तो कई बार आपको ये एहसास लगता है कि ये जो निरंकुश सत्ता है या प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं, ये आपके साथ भी किसी अनहोनी घटना को कोई अंजाम दे सकते हैं? पहले नियोगी जी के टाइम में ये होता था कि प्रशासन से डर कम, उद्योगपति, मैनेजमेंट, ठेकेदार, इनसे खतरा ज़्यादा था। आज ऐसे लोग कम हो गए। अभी के डेट में प्रशासन से ही खतरा है और लगातार प्रयास भी करते हैं। कभी दिल्ली का कोई टीम आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, गृह मंत्रालय का, वो पूरा गांव सर्वे करेगा कि कौन कौन इनके साथ जुड़ा है, कितने लोग हैं, क्या क्या करते हैं। तो अभी तो मतलब एक सुधा भारद्वाज का जो गिरफ्तारी है, इसमें तो यही है, प्रशासन से ही खतरा है, चाहे वो कांग्रेस का गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी का हो। तो आपको लगता है कि आपको कभी निकट भविष्य में यदि कोई अनहोनी हुई तो वो प्रशासन से जुड़े हुए लोग ही कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। एक टाइम जो वो हुआ नियोगी जी के टाइम में कि जो बाकी अदर खतरा था उद्योगपतियों का, उसको उन लोग नज़रअंदाज किए या नियोगी जी जानते थे, वो लापरवाही किए। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं, सभी एक टीम के साथ काम करते हैं। कभी हम बाहर चले गए या अकेला भी चले गए तो इन लोग भेजते हैं कि उनके साथ 1-2 रहना ही है करके। प्रशासन के लोग जो अधिकारी पीछा किया जाता है बहुत ज़्यादा। ये तो जब से हमारे ऊपर संगठन बनाए हम लोग, अब उनको बस्तर से हम लोग आदिवासी लाए तो उनको लगा कि बिना नक्सली सपोर्ट के आए नहीं है करके, तो उस दिन से तो आज तक ब्लेम लगा ही हुआ है और वो लोग जाँच करते रहते हैं। करो, क्या कोई ऐसा क्लू बताएंगे क्या कि कभी भी कोई अप्रिय बात हो सकती है तो कौन लोग उसके पीछे जवाबदार होंगे? कुछ नाम बोल सकते हैं आप? इसमें गवर्नमेंट बोल सकते हैं और कोई पर्टिकुलर कोई कांग्रेस न बीजेपी है। अब वो तो सत्ता है तो उनका भी इंटरफेयर रहेगा। जैसे अभी बीच में हमारे 2 लोगों के ऊपर रैली हुआ था, रैली में कार्यक्रम है, उसमें बोलता है कि वो कैमरा छीन लिया, मारपीट किया। फिर 6 साल पहले उन लोग क्या बोले कि
ये लोग लूट किए हैं करके। 6 साल बाद वो धारा चेंज करके बोलते हैं कि अपहरण किए करके। तो ये क्ल्यू है। इतना बड़ा क्राइम हुआ है, मान के चलो रैली के बीच में शहर के अंदर, वो 6 साल बाद कैसे चेंज हो जाएगा? 6 साल पहले आपने जो वो किए हैं, अपराध दर्ज किए हैं, उसमें आप लूट के किए हैं, पुलिस वाले को इन लोग लूटपाट किए हैं करके। 6 साल बाद लगा कि इस केस में दम नहीं है, लूट तो हुआ नहीं है, उस लूट होना है तो उसमें गवाह चाहिए, हमला होना चाहिए। तो उसको अब जाके आपको परेशान करना है, किसी को आपको वो करना है, तो आप उसको चेंज कर दिए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और आखिरी पूछ रहा हूँ, इसके बाद बात समाप्त करूँगा कि आपकी माँ तो अभी जिंदा है, और कभी कोई ऐसी बात आपके पिता के बारे में उन्होंने बताई हो जो आपको बहुत सुखद लगती हो कि यदि माँ बाबूजी साथ रहते तो ठीक रहता? ऐसे तो बहुत सारा घटना है। तो उसमें ऐसा है कि जैसे हम लोग का एकदम सीरियस था, जब हम लोग 2-4 साल के रहे होंगे, कोई इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया कि कोई अस्पताल ले जाने वाले नहीं थे, टट्टी उल्टी बचपन में। तो खबर भिजवाए तो एक बार में ही मना कर दिए कि मेरा मीटिंग है अभी करके। तो ऐसा बहुत सारा वो है। जैसे घर में जैसे हम लोग, हमारे पिताजी तो कम्युनिस्ट लाइन के थे, उतना ज़्यादा वो नहीं करते थे, लेकिन जो धार्मिक वो चीज़ है उसको मना भी नहीं करते थे, पूजा करना है, कुछ करना है। हम लोग बच्चे थे तो जो जन्माष्टमी का उपवास रहते हैं ना, तो उसमें हम लोग उपवास थे। अब हम लोग 1 भाई 2 बहन, तीनों लोग उपवास थे। तो नारियल मंगाए 1 ठो। अब 3 लोग हैं घर में, तो झगड़ा होगा, मैं फोड़ूंगा नारियल को, वो बोलेगी मैं फोड़ूंगा। तो फिर हमारे पिताजी चाहते तीनों के लिए 1-1 नारियल ला देते थे, ला सकते हैं। नारियल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 5 रुपया होगा उस टाइम, या उससे भी कम रहा होगा। तो फिर वो पर्ची बना के टास करते थे कि जिसके माना है वो वही फोड़ेगा, बाकी लोग प्रसाद खाएंगे। तो उसमें लिखते थे कि कोई बाल वो करो, कंघी करो, कोई नारियल फोड़ो, कोई सफाई करो, ऐसे करके। और जिसके में आ गया कि नारियल फोड़ना है तो वही फोड़ेगा, बाकी लोग प्रसाद खाएंगे। तो ऐसा बहुत सारा वो है। सुना है कि माचिस की डिबिया भी कलेक्शन करते थे, वो भी हम लोग को सिखाते थे। अभी भी घर में बहुत सारा है, वो कलेक्शन करते थे। मतलब एक ऐसी भिलाई में उस टाइम हम लोग शादी गए थे। अब वो पहली बार हमारे लिए बफर सिस्टम था उस टाइम। तो गए और 2-4 और मज़दूर लोग थे। अब हमको लालच आ रहा है, साला यहाँ तो एकदम बहुत सारा है करके। हमारे पिताजी ने थोड़ा सा उसको निकाला ही और थोड़ा सा हमको दिया। हमारा लालच ख़त्म ही नहीं हुआ कि इसको ज़्यादा खाना था करके। बाद में हमको एहसास होता है कि कैसे हमको सिखाते थे, मतलब काम के ज़रिए से कैसे सिखाना है इनको कि कहाँ कैसे खाना है, कैसे रहना है, इस तरीक़ा से। तो वो चीज़, बहुत सारी चीज़ याद आता है कि हमारे पिताजी ने उस टाइम ऐसे करते थे। अब जाके समझ आता है उसका रीज़न क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।